मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रियल ट्रांसफार्मर ऑन इंडक्टिव लोड। अब रियल ट्रांसफार्मर ऑन इंडक्टिव लोड को डिस्कस करने के लिए आपसे ऑलरेडी पहले मैं कल के लेक्चर में, यहाँ देखिए ऊपर, कल के लेक्चर में मैंने डिस्कस कर दिया था रियल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। तो अब इसी फेजर का यूज करते हुए, रियल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड का ही यूज करते हुए, हम इस रियल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड के फेजर को रियल ट्रांसफार्मर ऑन इंडक्टिव लोड में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी इस रियल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड का फेजर नीचे ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए नीचे उसी फेजर को ऊपर से नीचे मैंने ड्रॉ कर लिया। रियल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड का फेजर ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसी रियल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड को हम रियल ट्रांसफार्मर ऑन इंडक्टिव लोड में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो रियल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड को रियल ट्रांसफार्मर ऑन इंडक्टिव लोड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, इस पे हमें ध्यान देना है। तो चेंजेस क्या करने पड़ेंगे, अब यहां देखिए, जैसे कि ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है। रियल ट्रांसफार्मर में R1 और X1 कंसीडर होगा। आपको मालूम है वाइंडिंग का रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों रियल ट्रांसफार्मर में होता है। सेकेंडरी का भी रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस होगा। अब तक हमने यहाँ कल के स्टडी में पढ़ा था रियल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। तो जब नो लोड का केस था तो यहाँ पे लोड वाला टर्मिनल क्या था, ओपन था। देखिए यहाँ क्लोज करके मैंने लोड को काट करके यहाँ ओपन कर दिया। तो ओपन कर दिया तो यहाँ देखिए इस I2 को मैंने क्रॉस कर दिया। क्योंकि जब आप नो लोड पे स्टडी करेंगे, ओपन सर्किट को स्टडी करेंगे, तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस करंट को ऑलरेडी मैंने काट दिया। तो जब आपने इस करंट को काट दिया तो I2 R2 और I2 X2 जो ड्रॉप हो रहे थे वो भी जीरो हो गया। अल्टीमेटली यहाँ पे I2 R2 और I2 X2 ये दोनों वैल्यू जीरो होने के कारण हमारा V2 जो है वो किसके बराबर हो गया, अल्टीमेटली E2 के बराबर हो गया। चूंकि I2 R2 और I2 X2 जीरो हो गया, I2 हमारा कुछ भी नहीं है नो लोड के केस में। तो इस केस में हमने फेजर में ऑलरेडी कल आपको बताया था कि हमारा E2 जो है V2 के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब आप इस पे लोड लगाएंगे, जब इस लोड को आप कंसीडर करेंगे, मान लीजिए इस लोड को आपने ओके कर दिया, लोड को लगा दिया, अब ये ओपन नहीं रहा, अब इसको ओपन नहीं रखेंगे, ओपन हटा देंगे, अब हमने लोड लगा दिया। जब लोड लगा देंगे तो ये I2 तो हमारा ऑपरेशनल हो जाएगा, I2 तो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। जब ओपन था तो इसे ये I2 नहीं था। लेकिन अब जब लोड है यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं तो ये I2 एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी यहाँ पे, और करंट की जब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो यहाँ से I2 R2 और I2 X2J ड्रॉप कुछ ना कुछ होगा। मतलब इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। ये I2 R2 और ये I2 X2J का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगा। इसका मतलब E2 हमारा जो यहाँ पे E2 था वो अब V2 के बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि E2 में से I2 R2 और I2 X2J जो ड्रॉप है वो माइनस होके जो हमारा V2 है वो कुछ डिफरेंट वैल्यू पे आ जाएगा। V2 अब E2 के बराबर नहीं रहेगा। इसका मतलब है इस ग्राफ में, इस फेजर में, जो एग्जिस्टिंग फेजर था हमारा रियल ट्रांसफार्मर और नो लोड का, उसमें जब हम लोड लगा देंगे तो हमारा ये E2 V2 के बराबर नहीं होगा। तो अब ये V2 बराबर नहीं रहेगा, अब ये यहां नहीं रहेगा, अब ये चेंज कर जाएगा। इसको हमने काट दिया। तो ये एक चेंज हमें करना है। अच्छा, अब उससे पहले, चेंज से पहले, अब हम ये देखेंगे कि थ्योरेटिकली इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। जब आप यहाँ पे लोड लगाएंगे तो इसमें एक करंट I2 आएगा। जब वो करंट एक I2 इसमें फ्लो करेगा, मतलब जब इस वाइंडिंग पे आपने यहाँ लोड लगाना है। अब यहाँ पे पहले तो देखिए ओपन किया हुआ था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे हमने लोड लगा दिया। देखिए अब जब लोड लगाएंगे तो अब ये I2 की वैल्यू जीरो नहीं रह जाएगी। अब ये I2 की कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग वैल्यू आएगी। जब ये I2 की वैल्यू आएगी तो पहले से जब यहां लोड नहीं था, सेकेंडरी लोडलेस था, सेकेंडरी ओपन किया हुआ था, कोई लोड नहीं था, तो I2 की वैल्यू कितनी थी, ऑलरेडी हम देख रहे हैं I2 की वैल्यू जीरो ली हुई थी पहले से। तो जब I2 जीरो था तो कोर में कितने फ्लक्स थे, कोर में केवल एक ये मेन फ्लक्स था। और ये मेन फ्लक्स किसके कारण था, ये मेन फ्लक्स इस प्राइमरी करंट I1 के कारण था। चूंकि आपने एक अप्लाइड वोल्टेज V1 दिया, उसने करंट I1 ड्राइव किया, और I1 के कारण इस कोर में एक फ्लक्स सेटअप हुआ, अल्टरनेटिंग फ्लक्स सेटअप हुआ। तो कोर में केवल एक ही फ्लक्स था। कब, जब इस पे लोड नहीं था, ये ओपन था। चूंकि ओपन होने के कारण सेकेंडरी में कोई करंट नहीं था, तो पूरे ट्रांसफार्मर में एक ही करंट था, और वो था प्राइमरी करंट I1, जिसको आप नो लोड करंट कर रहे थे। जब यहां लोड नहीं था तो सेकेंडरी में कोई करंट नहीं था, तो प्राइमरी में केवल एक ही करंट था I1, जिसको कि आप नो लोड करंट कर रहे थे, और इसी एक करंट के कारण इस कोर में फ्लक्स बिल्ड हो रहा था। लेकिन जब यहां लोड लगेगा तो सेकेंडरी में भी एक करंट I2 एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, और इसके एग्जिस्टेंस में आने के कारण अब पूरे ट्रांसफार्मर में एक करंट नहीं है। अब प्राइमरी का एक करंट I1 था और सेकेंडरी में
ऑलरेडी अब एक करंट I2 आ चुका है। पहले जब लोड नहीं था तो ये I2 नहीं था, I2 की वैल्यू 0 थी, तो केवल पूरे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड पे ही एक करंट था I1, जिसको हम नो लोड करंट कह रहे थे, और इसी के कारण कोर में फ्लक्स था। तो अब जब लोड लग गया और सेकेंडरी में एक करंट I2 इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो अब पूरे ट्रांसफार्मर में दो करंट्स आ गए हैं। एक ऑलरेडी पहले से I1 था और अब एक लोड लगने के कारण नया करंट I2 आ गया। तो अब इस कोर में आपको क्या लग रहा है कि एक ही फ्लक्स रहेगा? ये फ्लक्स जो था, ये फ्लक्स किसके कारण था? ये फ्लक्स था इस प्राइमरी करंट I1 के कारण या नो लोड करंट I1 के कारण। अब जब सेकेंडरी पे लोड लग गया और नया करंट I2 आ गया, तो अब इस I2 के कारण भी तो इस कोर में फ्लक्स होगा। ये फ्लक्स तो इस प्राइमरी करंट I1 का है। अब चूंकि पहले से तो हमने टर्मिनल को ओपन रखा हुआ, लोड लगाया ही नहीं हुआ, तो यहां सेकेंडरी में कोई करंट ही नहीं था। जब सेकेंडरी में कोई करंट ही नहीं था तो केवल एक प्राइमरी का करंट था, और प्राइमरी के करंट के कारण ही कोर में एक फ्लक्स था, वो प्राइमरी का फ्लक्स था, प्राइमरी करंट का फ्लक्स था। तो लेकिन जब अब हमने सेकेंडरी में लोड लगा दिया तो सेकेंडरी में भी अब एक एक्स्ट्रा करंट आ चुका है I2, तो अब इसका फ्लक्स कहां जाएगा? इसका फ्लक्स भी तो इसी कोर में आएगा। अब ये फ्लक्स जब अब यहां से चीजें डिफरेंट होंगी कि जब I2 का एक, अब हम यहां लिख देते हैं कि ये जो फाइव जो है वो किसका फ्लक्स था? वो फ्लक्स था प्राइमरी करंट I1 का, या आप इसी को नो लोड करंट कह सकते हैं, ये इसका फ्लक्स था। लेकिन जब अब सेकेंडरी में लोड लग गया है तो सेकेंडरी में एक करंट I2 आ चुका है, तो I2 का भी तो एक करंट, इस I2 करंट के कारण भी तो एक फ्लक्स φ2 आएगा इसी कोर में। अब वो φ2 और ये φm, इस दोनों में क्या कोरिलेशन? चूंकि φm ऑलरेडी I1 के कारण, प्राइमरी करंट के कारण ऑलरेडी कोर में था, जब लोड नहीं लगा हुआ था तो पूरे ट्रांसफार्मर में एक ही करंट था, उस एक करंट के कारण एक ही फ्लक्स था यहाँ कोर में। अब ट्रांसफार्मर पे जब लोड लग गया तो इसमें सेकेंडरी करंट I2 भी आ गया, तो I2 का भी अपना एक फ्लक्स, ये φ2 होगा। ये φ2 अब इस I2 के कारण एक φ2, अब इसमें एक φ2 नया कोर में आ गया, ये पहले से ऑलरेडी था, अब ये φ2 ये नया आ गया, न्यूली इंट्रोड्यूस हो गया। अब इस φ2 और φ1 में क्या कोरिलेशन होगा? अब देखिए यहाँ ये लेंजला से एस्टैब्लिश होगा। अब आप ऑलरेडी, आपको मालूम है डिस्कशन में कि ये I2 किसकी वजह से आया? ये I2 आया इस φm की वजह से। चूंकि ये कोर में फ्लक्स था तो फ्लक्स लिंक होके इसमें सेकेंडरी में करंट I2 इंट्रोड्यूस किया। तो ये I2 का वजूद क्या है? इस I2 का रीजन क्या है? इस I2 का कॉज क्या है? अल्टीमेटली कॉज क्या है? φm। तो I2 के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो φm को एज पर लेंजला क्या करेगा? आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पता है कि जो EMF या करंट इंड्यूस होता है वो उस रीजन को अपोज करता है जो कि इसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो I2 का रीजन क्या था? φm था। तो I2 के कारण जो भी फ्लक्स है वो उस रीजन को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो उस φm को क्या करेगा? अपोज करेगा। फिर से मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि ये I2 जो एग्जिस्टेंस है वो किसके वजह से? ये कोर में जो फ्लक्स φm था वही फ्लक्स जब प्राइमरी में करंट I1 आया, I1 के कारण φ आया, और φ सेकेंडरी से लिंक करके इसमें एक EMF प्रोड्यूस किया E2, और खुद में लिंक करके एक EMF प्रोड्यूस किया E1। तो इस E2 के कारण ही जब आप यहां लोड लगाएंगे तो इसमें एक करंट, इस वोल्टेज के कारण इसमें एक करंट आएगा I2। तो I2 का अल्टीमेट रीजन क्या है? E2, और E2 का अल्टीमेट रीजन क्या है? ये मेन फ्लक्स। तो अल्टीमेटली इस I2 का रीजन क्या है? ये मेन फ्लक्स। तो I2 के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा φ2, वो इस मेन फ्लक्स को क्या करेगा? एज पर लेंजला उस कारण को अपोज करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली I2 इस φm के कारण ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो I2 के कारण जनरेट होने वाला फ्लक्स φ2 जो है इस φm को क्या करेगा? अपोज करेगा। मतलब इस दोनों में क्या होगा? एक स्ट्रेट अपोजिशन प्रोड्यूस हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो अब ये φ2 जब φm को अपोज करेगा, जब φm को अपोज करेगा तो φm की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे φm की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सपोज करो कि ये φm पहले से 10 वेबर था और I2 के कारण जो φ2 प्रोड्यूस हुआ वो 2 वेबर का प्रोड्यूस हुआ। तो अब चूंकि ये 2 वेबर इस 10 वेबर को अपोज कर रहा है, φm को अपोज कर रहा है, तो अब एग्जिस्टिंग फ्लक्स इसमें कितना हो जाएगा? 10 - 2 8 वेबर का हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर है? अच्छा देखिए, जब इस φm की वैल्यू गिरेगी तो ये φm किससे लिंक हो रहा था? खुद में लिंक होके एक बैक EMF E1 प्रोड्यूस कर रहा था। तो E1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। क्योंकि E1 की वैल्यू क्या थी? E1 की वैल्यू हमारी थी E1 इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स N1, आगे नेगेटिव साइन, माइनस d∅/dt, d∅m/dt। जब ये φm की वैल्यू कम हो जाएगी, यहां ये φm डिक्रीज हो जाएगा, किसके कारण? I2 के आने के कारण, और I2 के कारण φ2 के आने के कारण। और चूंकि φ2 φm को अपोज कर रहा है तो φm की वैल्यू अब कम हो गई कोर में। तो φm की वैल्यू जब कम हो जाएगी, ये φm कम हो जाएगा, तो हमारा E1 जो बैक EMF यहां प्रोड्यूस हो रहा था, ये E1 भी उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाएगा।
अब जब E1 हमारा कम हो जाएगा तो ये जो इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज था, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इफेक्टिव वोल्टेज इसको कितना अप्लाई हो रहा है, इस कोर को वोल्टेज कितना मिल रहा है, तो इस कोर को जो वोल्टेज मिल रहा है वो V1 माइनस I1 R1 माइनस I1 X1, और जितना यहाँ पे बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, बैक ईएमएफ ये E1 क्या कर रहा है, इस V1 को अपोज कर रहा है, उस रीजन को अपोज करता है जो कि इसको प्रोड्यूस करता है। तो रीजन E1 का रीजन क्या है, फाइव, और फाइव का रीजन क्या है I1, और I1 का रीजन क्या है V1। तो E1 अल्टीमेटली क्या करेगा, V1 को अपोज करेगा। यहां आपने फेजर में भी देखा है कि हमारा E1 क्या कर रहा है, ये V1 के, ये जो हमारा यहां पे जस्ट हमारा V1 था, इस V1 को जस्ट अपोज कर रहा था E1, जस्ट इसके अगेंस्ट हमने बना रखा है। तो आपको मालूम है कि ये E1 जो है वो उस V1 के अगेंस्ट है, उसको अपोज कर रहा है। तो अब यहां पे हमारा जो इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज था, चूंकि E1 घट गया, सपोज कीजिए कि V1, अब इसको एग्जांपल से देखते हैं कि V1 हमारा 10 वोल्ट था और E1 हमारा पहले से 1 वोल्ट था, तो इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज कितना था, 10 माइनस, यहाँ जो ड्रॉप है वो तो है ही, वो तो हम माइनस कर ही रहे हैं, एक इसकी इस पे अभी फोकस करते हैं कि ये 10 था और बैक ईएमएफ जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा था पहले से 1 वोल्ट था। तो इफेक्टिव अप्लाइड, चूंकि ये E1 V1 को अपोज कर रहा है, उसके अगेंस्ट है, तो इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज कितना था, 10 माइनस 1 इक्वल टू 9 वोल्ट। ठीक है, लेकिन अब जब ये E1 की वैल्यू गिर गई, जब ये E1 की वैल्यू घट गई, तो इफेक्टिव, अब सपोज करो कि E1 की वैल्यू घट के पहले से E1 2 वोल्ट था और ये इफेक्टिव अप्लाइड जो V1 10 वोल्ट था, तो इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज कितना था, 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 वोल्ट। अब ये E1 घट के 2 से 1 हो गया। दो से 1 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ सेकेंडरी में एक करंट आ गया और सेकेंडरी के करंट के कारण इसमें एक एक्स्ट्रा फ्लक्स आ गया। वो फ्लक्स एज पर लेंज लॉ इस फाइव को अपोज कर रहा है, क्योंकि ये करंट जो है इस फ्लक्स से प्रोड्यूस हो रहा है। तो अल्टीमेटली इस करंट के कारण प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स φ2 उस रीजन को अपोज करेगा, φm को अपोज करेगा, तो φm अब हो गया वीक। और φm के कम होने के कारण, चूंकि φm के इससे लिंक होने के कारण ही E1 प्रोड्यूस हो रहा था, तो E1 की चूंकि φm गिर गया, तो यहाँ पे φm की वैल्यू जब कम हो गई तो अब हमारा यहाँ पे E1 भी कम हो जाएगा। तो जब E1 कम हो जाएगा तो पहले सपोज करो कि E1 की वैल्यू 2 वोल्ट थी और इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज जो था वो 10, ये V1 जो था वो 10 वोल्ट था, तो इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 8 वोल्ट। लेकिन अब जब ये फ्लक्स कम हो गया φ2 के आने के कारण, तो अब E1 की वैल्यू, चूंकि ये फ्लक्स φm कम हो गया है, तो अब E1 की वैल्यू 2 से 1 वोल्ट हो गई है और ये 10 का 10 वोल्ट है, तो इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज कितना हो गया, 10 माइनस 1 9 वोल्ट। पहले वो 8 वोल्ट था, अब वो 9 वोल्ट हो गया, चूंकि E1 की वैल्यू गिर रही है। तो जब वो इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज बढ़ेगा, जब इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज बढ़ गया, इसमें इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज जब बढ़ गया, अप्लाइड वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइमरी का करंट भी बढ़ जाएगा। तो प्राइमरी में एक एक्स्ट्रा करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। प्राइमरी में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। वो एक्स्ट्रा करंट क्यों प्रोड्यूस हुआ, वो एक्स्ट्रा करंट प्रोड्यूस हुआ है इस सेकेंडरी में लोड लगने के कारण। जब अब कहानी को दोबारा से सुनिए, जब यहां पे लोड लगा, जब यहाँ लोड लगा, लोड लगने के कारण यहाँ पे एक I2 करंट आया, I2 करंट के कारण इस कोर में एक फ्लक्स φ2 आया, और φ2 क्या करेगा, उस रीजन को अपोज करेगा जो कि उसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो I2 का अल्टीमेट रीजन क्या है, ये वोल्टेज E2, और E2 का रीजन क्या है, ये φm। तो I2 के कारण जो फ्लक्स φ2 प्रोड्यूस करेगा वो φm को अपोज करेगा। तो φ2 चूंकि अब φm को अपोज कर रहा है, तो इसमें रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू φ2, रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू φm माइनस φ2 हो जाएगी, जो कि अब कम हो चुकी है। तो ये फ्लक्स φm अब वीक हो चुका है, तो इसके कम होने के कारण, चूंकि φm इससे लिंक होकर इसमें E1 प्रोड्यूस कर रहा था और φm की वैल्यू ऑलरेडी कम हो चुकी है φ2 के आने के कारण, तो E1 की वैल्यू भी कम हो जाएगी। और E1 चूंकि V1 को अपोज कर रहा था, तो उसी प्रोपोर्शन में हमारा V1 में से E1, चूंकि E1 अब कम हो गया, तो V1 माइनस E1 का डिफरेंस जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो प्राइमरी में एक अब करंट की वैल्यू और बढ़ेगी, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज बढ़ गया तो करंट की वैल्यू उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगी। यहां तक आपको क्लियर है। तो इस प्राइमरी में जो एक्स्ट्रा करंट बढ़ रहा है उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, अल्टीमेटली उसका रीजन है ये लोड, और लोड के कारण इसमें करंट का आना। तो इस प्राइमरी में जो एक्स्ट्रा करंट बढ़ रहा है उसका अल्टीमेट रीजन क्या है, ये सेकेंडरी का करंट I2। तो इस प्राइमरी का जो एडिशनल करंट होगा, जो इसमें एक्स्ट्रा करंट आ रहा है, उसको हम बोलते हैं काउंटर बैलेंसिंग करंट। क्या बोलते हैं, काउंटर बैलेंसिंग करंट। वो लोड को बैलेंस करने के लिए इसमें आ रहा है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा करंट, काउंटर बैलेंसिंग करंट आ रहा है, वो किसके कारण आ रहा है, इस लोड के कारण। और लोड के
लगने के कारण इस करंट I2 के कारण, क्योंकि I2 के कारण ही phi 2 प्रोड्यूस हुआ और उसी के कारण phi m हमारा, और phi 2 ने phi m को अपोज करके phi m को कमजोर बनाया, वीक किया, और phi m के वीक होने के कारण, कम होने के कारण E1 हमारा कम हुआ, और E1 के कम होने के कारण ये V1 और E1 के बीच का जो डिफरेंस था इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज वो बढ़ गया, और उसके बढ़ने के कारण प्राइमरी में एक एक्स्ट्रा करंट आया। तो प्राइमरी में जो एक्स्ट्रा करंट है उसका अल्टीमेट कारण क्या है, ये सेकेंडरी का करंट I2, चूंकि उसके कारण ये phi 2 आया और उसी के कारण ये फ्लक्स वीक हुआ है, और उसी के कारण फ्लक्स के वीक होने के कारण ये E1 कम हुआ, और इसी E1 के कम होने के कारण इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज बढ़ गया, और इसी इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज के बढ़ने के कारण प्राइमरी में एक एक्स्ट्रा करंट आ गया। तो उस एक्स्ट्रा करंट का अल्टीमेट कारण क्या है, ये सेकेंडरी करंट I2। तो जो इसमें एक्स्ट्रा करंट प्रोड्यूस होगा, जिसको हम काउंटर बैलेंसिंग करंट कह रहे हैं, उसको I1 डैश से दिखाएंगे। तो वो एक्स्ट्रा काउंटर बैलेंसिंग करंट I1 डैश जो है इस सेकेंडरी करंट I2 को एज पर लेंज लॉ अपोज करेगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो ईएमएफ या करंट इंड्यूस होता है वो उस रीजन को अपोज करता है जो कि उसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें एक्स्ट्रा काउंटर बैलेंसिंग करंट का कारण चूंकि I2 है सेकेंडरी करंट, तो ये इसमें एक्स्ट्रा काउंटर बैलेंसिंग करंट जो है I1 डैश जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगा, अब जो इसमें एक्स्ट्रा करंट I1 डैश आ गया, ये एक्स्ट्रा करंट I1 डैश जो है वो इस I2 को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो सबसे पहले इस फेजर में हम एक करंट ड्रॉ करेंगे I2। कहां ड्रॉ करेंगे, अब चूंकि यहां पे जो लोड लगा है, ये लोड हम कहां, किस चीज पे स्टडी कर रहे हैं, इंडक्टिव लोड स्टडी कर रहे हैं। तो इंडक्टिव लोड में करंट क्या करता है, वोल्टेज से लीड करता है या लैग करता है, तो करंट वोल्टेज से लैग करता है। तो इसी सेकेंडरी वोल्टेज जो हमारा E2 है उससे जो हमारा करंट है, यहाँ पे लोड में जो करंट है वो करंट क्या करेगा, लैग करेगा, चूंकि हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं इंडक्टिव लोड को। इस लोड का नेचर क्या है, इंडक्टिव है। तो इस इंडक्टिव लोड में जो करंट होगा I2 सेकेंडरी साइड पे, जो अब जो नया करंट I2 प्रोड्यूस हुआ है लोड लगने के कारण, वो करंट इस वोल्टेज से E2 से क्या करेगा, लैग करेगा, चूंकि लोड का नेचर इंडक्टिव है। तो यहाँ पे I2 को, यहाँ E2 हमने बनाया हुआ है, तो अब यहाँ पे हम बना देंगे एक नया करंट I2। यहाँ देखिए एक नया करंट हमने I2 बना दिया। ये I2 क्यों आया, ये I2 आया लोड लगने के कारण, इसमें करंट I2 आया। अब I2 के कारण क्या होता है, आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि जब यहाँ पे लोड लगेगा, लोड लगने के कारण इसमें I2 आएगा। I2 के कारण इसमें एक कोर में फ्लक्स नया phi 2 होगा, और phi 2 क्या करेगा, एज पर लेंज लॉ, चूंकि I2 को प्रोड्यूस करने वाला कारण क्या है, I2 को प्रोड्यूस करने वाला कारण है E2, और E2 को प्रोड्यूस करने वाला कारण है मेन फ्लक्स phi m। तो अल्टीमेटली I2 को प्रोड्यूस करने वाला कारण क्या है, phi m। तो I2 के कारण जो प्रोड्यूस होगा फ्लक्स phi 2, ये phi 2 जो है इस phi m को अपोज करेगा। ठीक है, तो अब करंट हमने I2 ड्रॉ कर लिया है। अब इस phi m को, इस phi 2 के एग्जिस्टेंस के कारण ये phi m हमारा चूंकि कम हो चुका है, और phi m के कम होने के कारण हमारा ये E1 कम हो चुका है, और E1 के कम होने के कारण V1 और E1 के बीच का जो गैप था इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज, चूंकि इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज V1 और E1 के बीच का डिफरेंस होता है, वो बढ़ चुका है, और उसके कारण प्राइमरी में एक एक्स्ट्रा करंट I1 आ चुका है। तो आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि इस I1 का अल्टीमेट रीजन क्या है, ये I2 है। तो ये I1 एज पर लेंज लॉ प्रोड्यूस किसके कारण हुआ, I2 के कारण हुआ। तो जिसके कारण प्रोड्यूस हुआ उसको अपोज करेगा। तो I1 जो है, जो इसमें एक एक्स्ट्रा करंट I1 डैश प्रोड्यूस हुआ जिसको काउंटर बैलेंसिंग करंट कर रहे हैं, वो I2 को जस्ट अपोज करेगा। तो यहाँ देखिए फेजर में जिसके I2 के जस्ट अपोजिशन में, इसके जस्ट अपोजिशन में हम एक नया करंट, प्राइमरी का जो एडिशनल करंट है, इसके जस्ट फेज अपोजिशन में प्राइमरी का एक एडिशनल करंट I1 डैश हमने बना लिया। अब देखिए, अब प्राइमरी के पास दो करंट हो गए। पहले से तो एक नो लोड करंट था, जब इस पे कोई लोड नहीं था तो इसमें जो करंट था उसको हम क्या कर रहे थे, नो लोड करंट, या उसी को टोटल प्राइमरी करंट I1 कर रहे थे। लेकिन अब इसमें एक एक्स्ट्रा करंट क्या आ चुका है, I1 डैश। लोड लगने के कारण, यहां सेकेंडरी में एक करंट I2 आने के कारण इस प्राइमरी में एक एक्स्ट्रा करंट I1 डैश आ चुका है। तो अब टोटल प्राइमरी करंट I1 क्या I0 के बराबर रह जाएगा, नहीं। अब I0 तो पहले से था ही, अब ये I0 और I1 डैश मिलके अब एक टोटल करंट हो जाएगा I1, ये हो जाएगा नया वाला प्राइमरी करंट। क्योंकि I0 तो पहले से था, जब कोई भी लोड नहीं लगा हुआ था तब भी यहां पे एक करंट था I0,
जिसको हम नो लोड करंट कर रहे हैं। अब जब यहाँ पे लोड लग गया तो करंट I2 आ गया, I2 के कारण यहाँ φ2 प्रोड्यूस हो गया। φ2 क्या है, एज पर लेंज लॉ φm को अपोज किया, φm को अपोज करने के कारण φm की वैल्यू कम हो गई, जिससे E1 की वैल्यू कम हो गई। E1 की वैल्यू कम होने के कारण V1 और E1 के बीच का डिफरेंस इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज बढ़ गया, और उस इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज के बढ़ने के कारण प्राइमरी में एक एक्स्ट्रा करंट आ गया I1 डैश। तो पहले से I0 था ही, अब I1 डैश और आ गया, तो टोटल प्राइमरी करंट कितना हो जाएगा, I0 प्लस I1 डैश, इस दोनों का सम हो जाएगा। तो अब नया प्राइमरी करंट हो गया I1, जो कि I0 और I1 डैश के सम के बराबर है। इसको फेजर में हम बनाएंगे, I1 इक्वल टू पहले से I0 था, तो अब ये I1 I0 के बराबर नहीं रहा, तो I0 पहले से था, I1 डैश अब आ गया, तो अब टोटल प्राइमरी करंट क्या हो जाएगा, I0 प्लस I1 डैश। तो I0 और I1 डैश को मिला के अब नया प्राइमरी करंट, यहां देखिए एक नया प्राइमरी करंट रिजल्टेंट करंट बन जाएगा I1 डैश। ये बन गया नया प्राइमरी करंट I1 डैश। क्लियर है। तो अब ये रिजल्टेंट है, आप इसको पैरेललोग्राम से ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ डॉट 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 लगा दीजिए, यहाँ डॉट 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 ऐसे करके लगा दीजिए, ठीक है। अब ये करंट आ गया जिसको हम काउंटर बैलेंसिंग करंट कहते हैं। अब आप इस चीज को दोबारा से इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफॉर्मर इज द कांस्टेंट फ्लक्स मशीन। ट्रांसफॉर्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स मशीन कैसे है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स मशीन कैसे है। तो देखिए यहाँ सुनिए, ध्यान से सुनिए कि ट्रांसफॉर्मर कांस्टेंट फ्लक्स मशीन कैसे है। देखिए यहाँ लोड लगा, तो जिस प्रोपोर्शन में यहाँ लोड लगा, जिस प्रोपोर्शन में यहाँ लोड अप्लाई किया, उसी प्रोपोर्शन में इस करंट I2 की वैल्यू होगी। जितना ज़्यादा बड़ा लोड लगाओगे करंट I2 की वैल्यू तो उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी, उतना ही ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा, उतना ही ज़्यादा करंट डिमांड करेगा। तो जिस प्रोपोर्शन में यहाँ लोड लगा उसी प्रोपोर्शन में करंट I2 होगा, जिस प्रोपोर्शन में करंट I2 होगा उसी प्रोपोर्शन में फ्लक्स φ2 होगा, जिस प्रोपोर्शन में फ्लक्स φ2 होगा उसी प्रोपोर्शन में φm कम होगा, जिस प्रोपोर्शन में φm कम होगा उसी प्रोपोर्शन में E1 की वैल्यू कम होगी, जिस प्रोपोर्शन में E1 की वैल्यू कम होगी उसी प्रोपोर्शन में इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज बढ़ जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज V1 और E1 के बीच का डिफरेंस होता है। तो उसी प्रोपोर्शन में इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज बढ़ जाएगा, जिस प्रोपोर्शन में इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में उसमें एक एक्स्ट्रा करंट I1 डैश काउंटर बैलेंसिंग करंट इंट्रोड्यूस होगा, और जिस प्रोपोर्शन में काउंटर बैलेंसिंग करंट इंट्रोड्यूस होगा उसी प्रोपोर्शन में कोर में ये φm मेन फ्लक्स दोबारा से बढ़ जाएगा। तो जितना फ्लक्स घटा था इस φ2 के आने के कारण उतना ही फ्लक्स रीस्टोर हो गया, दोबारा से बढ़ गया। दोबारा से सुनिए इसको, जब आपने यहाँ लोड लगाया तो जितना बड़ा लोड लगाइएगा, जिस प्रोपोर्शन में लोड लगाइएगा उसी प्रोपोर्शन में वो करंट ड्रॉ करेगा I2। तो जिस प्रोपोर्शन में जितना बड़ा प्रोपोर्शन में लोड लगेगा, जितना बड़ा लोड लगेगा उसी प्रोपोर्शन में करंट I2 ड्रॉ करेगा, जिस प्रोपोर्शन में करंट I2 होगा उसी प्रोपोर्शन में इस कोर में फ्लक्स एडिशनल फ्लक्स φ2 होगा, जिस प्रोपोर्शन में ये एडिशनल फ्लक्स φ2 होगा उसी प्रोपोर्शन में इस φm को वो अपोज करेगा, जिस प्रोपोर्शन में φm को अपोज करेगा उसी प्रोपोर्शन में वो φm कम होगा, जिस प्रोपोर्शन में φm कम होगा उसी प्रोपोर्शन में E1 घटेगा, चूंकि φm के कारण ही ये E1 प्रोड्यूस हो रहा है, और जिस प्रोपोर्शन में E1 घटेगा उसी प्रोपोर्शन में V1 और E1 के बीच का गैप इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज बढ़ जाएगा, जिस प्रोपोर्शन में इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में I1 डैश की वैल्यू बढ़ेगी, ज़्यादा होगी, काउंटर बैलेंसिंग करंट बढ़ेगा, जिस प्रोपोर्शन में काउंटर बैलेंसिंग करंट बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में इसमें फ्लक्स दोबारा से बढ़ेगा। तो जितना फ्लक्स इस φ2 ने इस φm को अपोज करके घटाया था उतना ही उसी प्रोपोर्शन में ये काउंटर बैलेंसिंग करंट I1 डैश इसमें फ्लक्स को दोबारा से सपोर्ट कर देगा, बढ़ा देगा उसी प्रोपोर्शन में। तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर में फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट ही रह गई। यहाँ लोड लगा, लोड के कारण करंट आया, करंट के कारण एक फ्लक्स φ2 आया, φ2 ने φm को अपोज करके कम किया, लेकिन कम होने से क्या हो गया, जैसे ये कम हुआ तो उसके कम होने से E1 भी कम हो गया, E1 के कम होने से इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज बढ़ गया, और बढ़ने के कारण इसमें प्राइमरी में एक एक्स्ट्रा करंट उसी प्रोपोर्शन में आ गया, और इस एक्स्ट्रा करंट के कारण उसी प्रोपोर्शन में फ्लक्स दोबारा से यहाँ बढ़ गया। तो जितना फ्लक्स φ2 ने इसको अपोज करके φm को अपोज करके घटाया था उतना ही फ्लक्स I1 डैश ने आके बढ़ा दिया, तो हमारा फ्लक्स नो लोड से फुल लोड तक आने में कांस्टेंट रह गया। तो इस तरीके से हम ट्रांसफार्मर को एक कांस्टेंट फ्लक्स मशीन कहते हैं। अच्छा चलिए अब इस चीज़ को आगे एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे अब ये सारी चीज़ें हमने बना ली, अब हमें देखना है कि हमारा V2, ये जो सेकेंडरी का वोल्टेज हमारा V2 है, इस V2 को कहाँ पे बनाएं। तो आपको मालूम है कि ये V2 E2 के बाद आ रहा है। पहले क्या है, पहले E2 प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद आया ना V2। पहले हमारा ये फ्लक्स लिंक करके इसमें E2 प्रोड्यूस करा है, E2 के बाद लोड लगा, उसके बाद V2 आया, तो V2 कहीं ना कहीं E2 के बाद ही बनेगा। तो हम रैंडमली, यहाँ देखिए, रैंडमली E2 के पीछे V2 को E2 से लैग करता हुआ, इधर का मतलब होता है इस साइड जब जाएंगे तो लैग कर रहे हैं, तो लैग करता हुआ हमने कहीं पे रैंडमली यहाँ पे
यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने बना दिया V2, देखिए E2 के पीछे, E2 से लैग करता हुआ मैंने यहाँ पे रैंडमली बना दिया V2। अब देखिए इस V2 में, यहाँ ध्यान दीजिए, इस V2 में यहाँ जो टर्मिनल पे वोल्टेज V2 है, इस V2 में अगर आप इस I2 R2 और I2 X2 ड्रॉप को ऐड कर दीजिएगा तो आपको क्या मिलना चाहिए? E2 मिलना चाहिए। ये चीज़ वेरीफाई होनी चाहिए। अगर यहाँ पे जितना वोल्टेज V2 है उसमें अगर आप I2 R2 और I2 X2 ड्रॉप को ऐड कर देते हैं तो आपको क्या वोल्टेज मिलना चाहिए? E2 मिलना चाहिए, क्योंकि E2 में से I2 R2 और I2 X2 ड्रॉप को माइनस करके आपको V2 मिला है। तो अगर आप V2 में ये दोनों ड्रॉप ऐड कर देते हैं, I2 R2 और I2 X2 को ऐड कर लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? E2 मिलेगा। देखिए यहाँ पे V2 में इक्वल टू आपने क्या लिखा था? E2 माइनस I2 R2 माइनस I2 X2 J। तो अगर इधर माइनस को दोनों तरफ, दोनों उधर लेफ्ट में ले जाके प्लस कर देते हैं तो V2 में ये I2 R2 और ये I2 X2 J ऐड कर दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ E2 मिल जाएगा। तो इसी चीज को हम यहाँ वेरीफाई करते हैं कि इस V2 में दोनों ड्रॉप ऐड करते हैं। क्या क्या ड्रॉप ऐड करना है? तो इस V2 में ऐड करना है, इस V2 में ऐड करना है पहले तो ये I2 R2 और फिर ऐड करना I2 X2 J। तो I2 R2 कैसे ऐड करेगा, कैसे ऐड करेंगे इस V2 में? यहाँ है V2 में I2 R2 कैसे ऐड करेंगे? तो I2 R2 क्या है? I2 R2 ये है, ये है I2 R2, यहाँ है I2 R2। तो I2 R2 जो है वो एक रेसिस्टिव ड्रॉप है, और आपको मालूम है कि रेसिस्टिव ड्रॉप जो है, ये I2 R2 जो रेसिस्टिव ड्रॉप है, रेसिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप जो है, रेसिस्टेंस में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है, तो ऑलवेज करस्पॉन्डिंग करंट के साथ वो वोल्टेज ड्रॉप इन फेज होगा। तो ये I2 R2 जो वोल्टेज ड्रॉप है, ये I2 R2 एक रेसिस्टिव ड्रॉप है, तो करस्पॉन्डिंग करंट उसका क्या है? I2। तो इस करस्पॉन्डिंग करंट I2 के साथ ये इन फेज होगा। ये आपका इस करंट I2 के साथ, चूंकि ये I2 R2 जो है एक रेसिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप है और इसका करस्पॉन्डिंग करंट क्या है? I2। तो ये वोल्टेज ड्रॉप जो है, ये वोल्टेज ड्रॉप जो है इस करंट I2 के साथ इन फेज होगा। तो I2 R2 को आप किसके साथ इन फेज बनाएंगे? I2 R2 जो है रेसिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप है और उसका करस्पॉन्डिंग करंट I2 है, तो आप उसको I2 के साथ इन फेज बनाइए। तो इसको I2 के साथ इन फेज बनाइए। तो I2 का फेज क्या है? ये देखिए I2 का फेज है, तो I2 R2 ड्रॉप सेम फेज में ऐड होगा। यहाँ देखिए इसी फेज में, इसके पैरेलल यहाँ पे लिखिए, V2 के साथ लिखिए, इसी फेज में देखिए ये लाइन के साथ इस पैरेलल में आप ऐड कर दीजिए ये वाला ड्रॉप I2 R2, इसके जस्ट पैरेलल, I2 के पैरेलल ही होगा, सेम फेज में होगा। तो I2 के पैरेलल I2 R2 यहाँ ड्रॉप कर लिया, और उसके बाद आपको ड्रॉप करना I2 R2 के बाद आपको ऐड करना I2 X2 J। तो I2 X2 J कैसे ऐड होगा भाई? तो I2 X2 J के लिए मतलब I2 R2 में प्लस J का मतलब होता है 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। तो यहाँ से 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। जैसे यहाँ पे हाथ रखिए, यहाँ पे आप हाथ रखिए इसके साथ, इस तरीके से मैंने हाथ रखा, या हाथ की जगह मैं पेन रख के दिखा देता हूँ। इस तरीके से मैंने पेन रखा इसके साथ, और इस पे आपको I2 R2 के साथ मैंने पेन रखा हुआ, पेन का पॉइंटर दिखा रहा I2 R2, और I2 R2 पे I2 X2 J आपको ऐड करना। तो 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे यूं घुमा दीजिए। ऐसे देखिए I2 R2 पे रखा और I2 R2 से 90 डिग्री यूं काउंटर क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो I2 X2 J ऐड हो जाएगा। तो J I2 X2 दोनों ड्रॉप ऐड होने के बाद आपको मिलना क्या चाहिए? E2 मिलना चाहिए। देखिए पेन का पॉइंटर E2 पे जा रहा है I2 X2 ड्रॉप ऐड होने के बाद। यहाँ देखिए इस चीज़ को वेरीफाई कीजिए आप। V2 में जब I2 R2 और I2 X2 J आपने ऐड किया तो आपको क्या मिलना चाहिए? E2 मिलना चाहिए। यहाँ आप इस फेजर पे वेरीफाई होगा। I2 R2 ये V2 हो गया। अब I2 R2 को ऐड किया, I2 के सेम फेज में I2 R2 को ऐड किया। अब इसमें I2 X2 J को जब ऐड किया 90 डिग्री, तो आप देखिए E2 पे हम पहुँच गए। अब यहाँ लिख दीजिए I2 X2 J। क्लियर है? तो ये आपका फेजर डायग्राम बन गया रियल ट्रांसफॉर्मर ऑन इंडक्टिव लोड। क्लियर है? तो इसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये था कि हाउ ट्रांसफॉर्मर इज द कांस्टेंट फ्लक्स मशीन। ट्रांसफॉर्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स मशीन कैसे है? तो दोबारा से कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर देता हूं एक बार, कि जब आपने इस पे लोड लगाया, एक लोड जिस प्रोपोर्शन में आप लोड लगाया आपने, उसी प्रोपोर्शन में उस लोड ने करंट I2 को ड्रॉ किया। जिस प्रोपोर्शन में करंट I2 बढ़ा, उसी प्रोपोर्शन में उसने फ्लक्स φ2 ड्रॉ किया। जिस प्रोपोर्शन में φ2 कोड में आया, उसी प्रोपोर्शन में उसने φm को अपोज करके वीक किया। जिस प्रोपोर्शन में φm वीक हुआ, उसी प्रोपोर्शन में ये E1 की वैल्यू कम हुई, क्योंकि E1 जो है वो φm पे डिपेंड कर रहा है। तो जिस प्रोपोर्शन में E1 कम हुई, उसी प्रोपोर्शन में V1 और E1 के बीच का डिफरेंस, इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज बढ़ गया। क्योंकि इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज V1 और E1 के बीच का डिफरेंस होता है, E1 जो है V1 को अपोज करता है, तो उसी प्रोपोर्शन में इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज बढ़ गया। जिस प्रोपोर्शन में इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज बढ़ गया, उसी प्रोपोर्शन में प्राइमरी में एक, चूंकि अप्लाइड वोल्टेज बढ़ गया, तो उसी प्रोपोर्शन में प्राइमरी में एक एक्स्ट्रा काउंटर बैलेंसिंग करंट I1 डैश आ गया। जिस प्रोपोर्शन में
प्राइमरी में एक काउंटर बैलेंसिंग करंट I1 डैश आया, उसी प्रोपोर्शन में इस कोर में फ्लक्स बढ़ गया। तो जितना फ्लक्स phi2 ने phi m को अपोज करके घटाया था, उसी प्रोपोर्शन में I1 डैश ने कोर में फ्लक्स को बिल्ड कर दिया और फ्लक्स को रीस्टोर कर दिया उसी वैल्यू पे, पहले जितने वैल्यू पे। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स मशीन है। फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, लोड बढ़ता है तो यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी में करंट आता है, सेकेंडरी के करंट के कारण एक फ्लक्स उसी प्रोपोर्शन में phi2 प्रोड्यूस होता है, phi2 phi m को फिर अपोज करता है, अपोज करंट phi m के कम होने के कारण ये E1 कम हो जाता है, E1 के कम होने के कारण ये इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज बढ़ जाता है, इस इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज के बढ़ने के कारण उसी प्रोपोर्शन में एक प्राइमरी करंट एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, वो एक्स्ट्रा करंट इसमें एक्स्ट्रा फ्लक्स को इंट्रोड्यूस कर देता है, जिसके कारण जितना फ्लक्स इस phi2 के कारण इसमें घटा था उतना ही फ्लक्स बढ़ के रीस्टोर हो जाता है इनिशियल वैल्यू पे। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर नो लोड टू फुल लोड एक कांस्टेंट फ्लक्स मशीन है। दैट्स इट।